हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आफ्टर 10th आप लोग साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहते हो तो साइंस में कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है आपके लिए जो जिसके अंदर आप लोग अपना करियर बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले पूरा साइंस के बारे में कि कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कौन कौन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बात करते हैं। यहाँ पर चार पांच की पॉइंट्स है, इन 5 की पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद Who should take साइंस आफ्टर 10th, मतलब किनको 10वीं के बाद साइंस लेना चाहिए। अवेलेबिलिटी फील्ड, हमारे पास कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है साइंस में। इसके बाद हम लोग प्रॉस और कॉन्स देखेंगे, अगर साइंस लेने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। और लास्ट में देखेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स स्ट्रीम सिलेक्ट करते समय करते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, पहला वाला जो वीडियो था कि आफ्टर 10th साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स क्या सिलेक्ट करें, तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी या तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो आप लोग। तो ये 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट डेफिनेशन, तो एल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी encompassing the systematic study of structure and behavior of the physical and natural world through the observation and experiment। मतलब किसी भी फिजिकल और मतलब बौद्धिक और जो व्यवहारिक क्षमता हमारी होती है, ठीक है, अगर आसपास जो फिजिकल और नेचर वर्ल्ड है हमारा, उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन को थ्रू एक्सपेरिमेंट हम लोग बताते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको डिफाइन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं हु शुड टेक साइंस आफ्टर 10th। स्टूडेंट, साइंस उनको लेना चाहिए जिनका बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, टेक्नोलॉजी के अंदर हो गया या तो मेडिसिन लाइन में हो गया। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी में आपकी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा आपको मन लगता है टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, या तो दवाई के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, ठीक है, तो आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आप आगे जाकर कुछ इनोवेशन करना चाहते हो, कुछ टेक्नोलॉजी लाना चाहते हो, इनोवेशन करना चाहते हो और उस इनोवेशन से सोसाइटी को, समाज को कुछ क्या होना, फायदा होने वाला है, तो साइंस आपके लिए सही है। और अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, गणित, मैथ्स में, साइंस में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, तो आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी आप साइंस ले सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए। बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप साइंस ले सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी अंदर होनी चाहिए इनोवेशन का, कुछ नया करने का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके अंदर इनोवेशन है तो ही आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आपको बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत ज्यादा अच्छा है, इंटेलेक्चुअल पावर आपकी बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, तो ही आपको साइंस लेना चाहिए। कैलकुलेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपके लिए साइंस सही है। अब अवेलेबल फील्ड, साइंस के अंदर कौन कौन से फील्ड हमारे लिए क्या है, अवेलेबल है। वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर से कुछ फील्ड मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फील्ड के बारे में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फील्ड साइंस में अवेलेबल है, ऐसे बहुत ज्यादा फील्ड है। अगर उन सभी के बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो लोग कुछ फील्ड के बारे में देखते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये जिसका नॉलेज मुझे प्रॉपर है, तो मैं उन फील्ड के बारे में आपको बताता हूं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ को समझते हैं, इस चार्ट को समझते हैं। डज बायोलॉजी कैच योर इंटरेस्ट? अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपके लिए, अगर यस है तो आप मेडिकल लाइन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है तो मेडिकल लाइन में जा सकते हो, अगर नहीं है तो नॉन मेडिकल लाइन, क्यों, बायोलॉजी लोगे नहीं तो मेडिकल लाइन में आप जा नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप अभी कंफ्यूजन में हो कि यार मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता है बट मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी है, बट मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, तो आप दोनों चूज कर सकते हो, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों जा सकते हो। तो स्टूडेंट, मैथ और बायोलॉजी लेने से क्या फायदा रहेगा कि आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हो और नॉन मेडिकल लाइन में भी जा सकते हो आफ्टर 12th। ठीक है, अगर आपने यहां पर मैथ्स नहीं लिया तो आप टेक्नोलॉजी की लाइन में, इंजीनियरिंग की लाइन में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपने यहां पर बायोलॉजी नहीं लिया तो आप मेडिकल लाइन में वापस नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने 11th में बायोलॉजी लिया और मैथ्स भी लिया तो आप आफ्टर 12th किसी भी लाइन में जा सकते हो, मेडिकल में भी जा सकते हो और नॉन मेडिकल लाइन में भी जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मेडिकल लाइन में जाते हैं तो इसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट होता है पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो।
और अगर आपको नॉन मेडिकल लाइन में जाना है तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये नॉन मेडिकल लाइन में रहेगा। और आपको बोथ जाना है, मतलब दोनों में आप कंफ्यूजन में हो कि मैं आफ्टर 12th डिसाइड करूंगा कि मुझे मेडिकल में जाना है कि मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, तो आप सिलेक्ट कीजिएगा पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी। ठीक है यहां तक ओके। अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो तो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल रहेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग स्टेट का, अलग अलग कॉलेज का डिफरेंट होता है। कोई कोई यहाँ पे कंप्यूटर साइंस देगा, कोई मराठी लैंग्वेज दे देगा, कोई संस्कृत दे देगा, ठीक है ना, कोई साइकोलॉजी सब्जेक्ट दे देगा। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट हर एक कॉलेज का क्या होता है, अलग अलग होता है, वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट, बराबर है। बट यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी और इंग्लिश एक फिक्स सब्जेक्ट रहेंगे, एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप नॉन मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ बायोलॉजी की जगह पर क्या रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा बस। और ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने बताया है कि हर एक कॉलेज के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते रहते हैं। अगर आपने पीसीएमबी दोनों लिया है, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो पीसीएमबी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है कि आप बायोलॉजी या मैथ्स छोड़ दो, तो आपके पास सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों लिया हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? चलो ये तो बात हो गई कि आप लोग अगर बायोलॉजी से इंटरेस्टेड हो मेडिकल लाइन में जाओ, बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग नॉन मेडिकल लाइन में जाओ। अगर दोनों में इंटरेस्ट है तो आपके सब्जेक्ट मैंने बता दिए। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे बोर्ड है जो साइंस के लिए सही है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम बोर्ड अवेलेबल इन इंडिया, मतलब साइंस स्ट्रीम अगर सिलेक्ट करते हो तो हमारे पास कौन कौन से बोर्ड है सिलेक्ट करने के लिए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग 10th तक किए होंगे तो 10th का आपका स्टेट बोर्ड रहा होगा या सीबीएसई बोर्ड रहा होगा, अगर या तो आईसीई बोर्ड रहा होगा, आईसीबीई बोर्ड रहा होगा, ठीक है ना। तो अब अगर आप लोग 11th में एडमिशन लेते हो साइंस स्ट्रीम में तो कौन कौन से बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो सीबीएसई, आईसीबीई और आईबी और स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट है हर एक स्टेट का अपना खुद का बोर्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो महाराष्ट्र में एचएससी बोर्ड है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एचएससी बोर्ड है इन महाराष्ट्र। ऐसे अलग अलग स्टेट के बोर्ड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड, आईसीबीई बोर्ड और आईबी बोर्ड, ये अगर ये बोर्ड हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो क्या फायदे होते हैं इससे, ठीक है। फायदे क्या है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से 11th 12th करते हो तो अगर आप आगे जाके जेईई और जेईई एडवांस ये जो एग्जाम्स होते हैं वो आईआईटी और जो भी इंजीनियरिंग फील्ड है उनके लिए एग्जाम कंपलसरी होता है। अगर आपको आगे जाके आईआईटी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, तो जेईई मेन और जेईई एडवांस, तो जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जेईई और जेईई एडवांस के वो सीबीएसई बोर्ड से आते हैं। और जितने भी कॉलेजेस होते हैं मोस्ट ऑफ कॉलेजेस सीबीएसई बोर्ड को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आप आगे जाकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी, ठीक है ना। अब आईसीबीई बोर्ड, ये आईसीबीई बोर्ड ये थोड़ा सा टफ बोर्ड होता है। आपने सुना होगा जो हम लोग अभी 11th 12th में स्टडी कर रहे हैं वही जो आईसीबीई बोर्ड है उसके अंदर 9th और 8th में टीच कर दिए होते हैं। तो अगर वो अब आईसीबीई आप बोर्ड लेते हो तो थोड़ा सा टफ रहेगा। अगर इसके पहले आपने आईसीबीई बोर्ड लिया है, अगर आप लेना चाहते हो और इसके पहले आपने आईसीबीई बोर्ड से नहीं हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ रहेगा, क्योंकि इसके पहले आपने या तो स्टेट बोर्ड से पढ़ा होगा या तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आपके लिए आईसीबीई बोर्ड लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ये बहुत ज्यादा टफ सब बोर्ड होते हैं। हाँ, जो 11th 9th और 10th और इससे आईसीबीई बोर्ड से करके आए हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है इन सारे एग्जाम्स को क्रैक करना, क्योंकि उनका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद आईबी बोर्ड, इंटरनेशनल बिक्रेट, ओके, ये जो बोर्ड होता है स्टूडेंट्स, अगर आप इस बोर्ड से स्टडी करते हो तो आफ्टर 12th अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया स्टडी करना चाहते हो तो ये बोर्ड आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। बात यहां तक क्लियर है। और स्टेट बोर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से फील्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो बोर्ड हो गए कि हमारे पास 4 बोर्ड है साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद।
देखिए स्टूडेंट्स, पहला अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप के हो, अगर आपने बायोलॉजी को नहीं लिया, मैथमेटिक्स आप लेना चाह रहे हो, तो आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है सब के सब आपको आ जाएंगे मैथ्स में, अगर आप मैथ्स लेते हो तो, बायोलॉजी छोड़ते हो तो। और स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग से आप इंजीनियरिंग के बारे में पूछोगे तो 2-4 इंजीनियरिंग के बारे में बता देंगे बस। बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग के टाइप्स हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा मैं। अभी मैं यहाँ नहीं बता सकता कि कौन से इंजीनियरिंग को कितना ईयर लगेगा और किस तरह से एडमिशन होते हैं, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग होता है, आपने मालूम है स्पेसशिप में जाने वाले लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस में, फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिर ऑटोमोबाइल, आपको मालूम जो बड़ी गाड़ियां होती है स्टूडेंट्स, उनके जो डिजाइन बनाने का काम होता है, उनके इंजन बनाने का काम होता है, उनके इंजन का स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज ऑटोमोबाइल में हो जाएगा। माइनिंग इंडस्ट्री आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, आज बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है एज अ फूड इंडस्ट्री में, फल फ्रूट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, अगर आप कक्षा 10वीं में अच्छे से पढ़ेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है आपको मालूम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो आपको जेनेटिकली होती है, तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए आज जेनेटिकल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आपको हरित क्रांति के बारे में मालूम है, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करें किया है तभी तो इतना ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ ना इंडिया के अंदर। इसके बाद डेयरी टेक एंड इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग हो गया, फिर मेटलर्जी हो गया, मेटलर्जी नाम का चैप्टर तक क्लास 10th में आपको, ठीक है ना, तो आपको मालूम है मेटलर्जी के बारे में, तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं उसके लिए भी इंजीनियर्स होते हैं। टेक्सटाइल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, एनडीए और सीडीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जाम की तैयारी भी आप मैथमेटिक्स लिए रहोगे तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए आप एप्लीकेबल हो। आप एलएलबी कर सकते हो, लॉयर की जो स्टडी होती है उसके लिए एप्लीकेबल हो, एमबीए कर सकते हो अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बायोलॉजी सिलेक्ट किया है आपका फील्ड में, आपने मैथ्स को क्या कर दिया एज ऑप्शन रखा, नहीं लिया क्योंकि मैथ्स आपको टफ लगता होगा या मैथ्स में आपको बहुत कम मार्क्स आते होंगे, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप मैथ्स को न लेकर बायोलॉजी लो। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हो। अब मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना मतलब डॉक्टर, आपको समझ में आ रहा होगा, तो जैसे मेडिसिन लाइन में एमबीबीएस हो गया, डेंटल दांत का जो डॉक्टर होता है बीडीएस, आयुर्वेदा में बीए एमएस, होम्योपैथी ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, होम्योपैथी बीएचएमएस, बी फार्मा और डी फार्मेसी। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के बारे में आपको मालूम है, जितने भी मेडिकल शॉप वाले होते हैं वो डी फार्मेसी की होते हैं, और बाद में जब मेडिसिन के कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं जो मेडिसिन बनाते हैं वो बी फार्मेसी करते हैं। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, यूनानी जो मेडिसिन होती है बीयूएमएस करते हैं वो लोग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ओके, ये सारे डॉक्टर्स की लाइन हो गई कि हाँ, और भी डॉक्टर जैसे आंख का डॉक्टर हो गया, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट यहाँ एमबीबीएस में ही किया जाता है, एमबीबीएस करने के बाद उसके बाद हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज देखा। अब अगर आप इंजीनियर और डॉक्टर लाइन में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर लाइन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे ये सारी चीजों में नहीं जाना है, तो आप साइंस में इंटरेस्टेड हो बट लेकिन आपका इंटरेस्ट साइंस में है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, साइंस कोर्सेज, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन को छोड़कर, ठीक है। तो जैसे बीएससी आप कर सकते, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कंपनियों में काम कर सकते हो, टीचर बन सकते हो उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बीएससी अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करते हो तो आगे जाके आप वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, वेब पोर्टल्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। सीएस उसी तरह का आईटी से मिलता जुलता है। मैथमेटिक्स में अगर आप बीएससी करते हो तो आप मैथमेटिक्स आगे जाके टीच कर सकते हो, या मैथमेटिक्स के रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है कंपनीज में, तो उनके लिए रेडी हो सकते हो। फिजिक्स हो गया, अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत ज्यादा है तो आगे आप फिजिक्स में बीएससी कीजिए, उसके बाद एमएससी कीजिए, फिर बाद में पीएचडी कर लीजिए, तो बीएससी में आपका हो जाएगा। होटल मैनेजमेंट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंस, बॉटनी हो गया,
स्पोर्ट्स साइंस एंड बीसीए। स्पोर्ट्स साइंस कर सकते हैं बीएससी लेकर, जो भी स्पोर्ट्स आप सभी को मालूम है आज हमारे इंडिया में कितना ज्यादा स्पोर्ट्स फेमस है, तो उन स्पोर्ट्स में कौन से खिलाड़ी को कितना ज्यादा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए, वो सारी चीजें आप स्पोर्ट्स साइंस लेकर बीएससी में कंप्लीट कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए होता है एमसीए, ठीक है। अगर आप बीएससी आईटी करते हो, बीएससी सीएस करते हो, बीसीए करते हो, तो इसके पास एमसीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। जिसके बाद आप प्रोग्रामिंग में अगर इंटरेस्टेड हो, आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हो, रोबोटिक्स हो गया, उसके बाद आप लोग साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, वेब डिजाइनिंग में, तो ये सारी फील्ड आपको आ जाएंगी साइंस कोर्सेज में। इंजीनियरिंग से थोड़ा सा अलग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया अलग अलग कोर्सेज कि हम लोग साइंस अगर लेते हैं तो कौन कौन से कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स अब समझते हैं कि प्रॉज एंड कॉन्स। अगर हम लोग साइंस लेते हैं तो क्या प्रॉज हो, क्या लाभ क्या है, ठीक है। साइंस लेने पहला लाभ स्टूडेंट्स, आप कुछ इनोवेशन करोगे, आप कुछ डेवलपमेंट करोगे, आगे जाके कुछ इन्वेंट करोगे, कुछ डेवलप करोगे, जिससे सोसाइटी, समाज, ठीक है, उनका क्या होगा, फायदा होगा, बराबर। आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करोगे क्योंकि आप कुछ ना कुछ इन्वेंट करके जाओ, कोई मेडिसिन बना के जाएंगे, या कोई भी एप्लीकेशन हो गया, कोई टेक्नोलॉजी हो गया, इस सारी चीजों को आप डेवलपमेंट करोगे आगे जाके, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी को फायदा होगा। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा कि अगर आप साइंस लेते हो स्टूडेंट्स, तो साइंस लेने के बाद अगर आप बीच में कहीं भी आपको लगता है कि मैं बोर हो रहा हूं, साइंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एप्लीकेबल हो कॉमर्स में जाने के लिए भी, आर्ट्स में जाने के लिए, कि साइंस को अगर आप क्विट करते हो तो आप कॉमर्स में भी और साइंस में, आर्ट्स में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया तो आप उनको क्विट करके साइंस में नहीं आ सकते। ये फायदा साइंस लेने का है, ठीक है। ये चीज समझा आपको। अब इसके नुकसान क्या है स्टूडेंट्स, क्या होता है, साइंस बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, और बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आने की वजह से जो स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, एक विद्यार्थी जो होता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको इतना ज्यादा स्टडी करना पड़ता है कि उनको बहुत सारी अपनी जो खुद की हॉबीज होती है उनको भी छोड़ देना पड़ता है, सिर्फ स्टडी करनी पड़ती है, सिर्फ स्टडी। अगर आपने साइंस लिया है तो आपको सिर्फ स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी के अलावा अगर दूसरा कोई एक्टिविटी में आपको मन लगता है तो आपको वो सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। अगर ये आप कॉमर्स या आर्ट्स लेते हो तो वहां पर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से भी स्टडी कर सकते हो, थोड़ा सा मौज मस्ती करके आप स्टडी में ध्यान दे सकते हो। बट अगर आपने साइंस लिया तो ये बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। पहली चीज है। दूसरी चीज कि साइंस इतना ज्यादा टफ है और इतना वास्ट सिलेबस है कि स्टूडेंट्स को कॉलेज के साथ साथ दूसरी कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन करनी पड़ती है, ठीक है। और कोचिंग क्लासेस के लिए उनको फीस ज्यादा हाई करना पड़ता है। अगर वो स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक है तो उतना ज्यादा फीस एफोर्ड कर पाता है क्या, नहीं कर पाएगा। जब उतना ज्यादा फीस एफोर्ड नहीं कर पाएगा तो आगे जाके वो क्या हो जाएगा, जो भी उसका एम है या उसका जो भी फोकस है उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दूसरा चीज भी, अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके वो आगे स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये कुछ नुकसान मैंने बताए हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक्स व्हाइल चूजिंग द करियर। कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं जो लोग एज अ करियर ऑप्शन चूज करते समय कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट, फॉलोइंग द क्राउड्स एंड फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर 10th अगर हम लोग साइंस सिलेक्ट कर रहे हैं तो साइंस आपको मालूम है कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा फेमस सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप लोग देखते हो तो सोसाइटी में अगर 10 लोग हैं तो अगर उसमें से 5 या 6 लोग तो आपको बोलेंगे कि मैं साइंस लेता हूं, ज्यादा चलता है हमारी सोसाइटी में, इतना ज्यादा फेमस है। तो क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, क्राउड के हिसाब से लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा क्राउड साइंस की तरफ जा रहा है तो मैं भी साइंस की तरफ जाता हूं। मेरा जो फ्रेंड्स है, एक्चुअली आपका फ्रेंड जो होता है वो आपके साथ 3-4 साल 10 साल तक आपका दोस्त होता है, फिर आप वो भी साइंस लेता है तो आपको भी लगता है कि मैं भी साइंस ले लूं, मेरा दोस्त ले रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ले रहा है तो मैं भी साइंस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसका एबिलिटी अलग है, आपकी एबिलिटी अलग है। बिकॉज हर एक इंसान क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग होता है, सबकी क्षमता अलग होती है। किसी कैप्चरिंग पावर बहुत हाई होती है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को समझ लेता है, और कोई कोई होता है जो समझने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। अगर कोई एक उत्तर याद करना है तो उसको 5 मिनट लगता है, तो आपको कभी कभी आधे घंटे लगते हैं। तो सबकी एबिलिटी अलग है, सबकी क्षमता अलग है। तो यही होता है कि हम लोग क्राउड या हमारे फ्रेंड्स को
देखते हैं वो साइंस ले रहा है या वो ये चीज कर रहा है तो मैं भी वो चीज करूं, तो इससे आपका रॉन्ग डिसीजन हो सकता है एज अ करियर ऑप्शन चुनते समय। दूसरा, पेरेंट्स एंड सोशल प्रेशर। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स की बहुत सारी नीड होती है, पेरेंट्स के बहुत सारे सपने होते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, ये अलग अलग चीजें उनकी सोच होती है और वो चाहते हैं कि ये मेरा बेटा करे। लेकिन स्टूडेंट्स आप डिसाइड करो कि आपका क्या इंटरेस्ट है। पेरेंट्स प्रेशर की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से, सोसाइटी में 3-4 लोग रहते हैं आपके सामने, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो सोसाइटी का प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि भाई आपको भी यही करना है। अगर आपके घर में कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। तो इन सभी चीजों की वजह से हम लोग एक रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो अपनी चीजों को फॉलो करो, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आपका जो पावर है, उसको फोकस करो, आपको जो अच्छा लगता है उस चीज को फोकस करो। अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस लेना चाहिए तो साइंस लो। सोसाइटी का प्रेशर या पेरेंट्स का प्रेशर आपको नुकसान देगा, बाद में समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस तो ले लेते हैं, चलो साइंस में इंजीनियरिंग है, डॉक्टर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट उनके बारे में उनका डीप नॉलेज नहीं होता है। ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से साइंस ले लेते हैं, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर वो लोगों को फील होता है कि नहीं यार ये डिसीजन मेरा क्या था, गलत था। ठीक है। और फिर उसके बाद उनके पास उतना समय होता नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, या तो कॉमर्स में आते हैं या आर्ट्स में जाएंगे। बहुत सारे मैंने ऐसे अपने दोस्तों को देखा है कि वो पहले साइंस कर रहे थे 11th-12th, बाद में उनको नहीं जमा तो कॉमर्स में आ गए या आर्ट्स में आ गए। ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम एक गलत फील्ड सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इन सारे मिस्टेक्स को आप ना करें एज अ करियर ऑप्शन जब आप लोग सिलेक्ट करते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सारी चीजें मैंने बताई है इसको एकदम ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से समझना। इनमें जो भी चीजों के बारे में आपको इंटरेस्टेड हो कि आपको जो चीज करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ मैं साइंस लेना चाहता हूं। अगर पहली चीज, अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो यस लिखना, और आप साइंस में क्या चीज करना चाहते हो वो कमेंट करके मुझे बताना। आगे जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा कमेंट्स आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसमें वीडियो बनाऊंगा और उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो आपको आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है। तो आने वाली वीडियोस मैं आपको उसी टॉपिक पर बनाऊंगा, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा कि ये जो इंजीनियरिंग होती है कितने साल में होती है, इसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, कितनी फीस क्राइटेरिया होती है, कितना आपको फोकस करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में कितना फोकस करना पड़ेगा, ये सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि आपको क्या करना है। जैसे एमबीबीएस हो गया और ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, बीडीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, ये सारे डॉक्टर्स के बारे में क्या डिटेल स्टडी है तो इनके बारे में बता दूंगा। और आप चाहो तो कौन सा बोर्ड अवेलेबल है, सही बोर्ड हमारे लिए क्या रहेगा, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या क्या डाउट्स है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।